मेरा नमस्कार और सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी और राजेंद्र प्रसाद अकेडमी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आपसे बातचीत करने का अवसर मुझे दिया है। योगिंदर जी, जैसा आप जानते हैं, सब प्रोफेसर साहब हैं, तो मैं उनकी तरह माहिर नहीं हूँ बोलने में। इन्होंने पूरी ज़िंदगी पढ़ाया है और रिसर्च की है और बहुत भाषण देने में काबिलियत है, जो कि मेरे में नहीं है। मेरे को याद आता है कि मैं काफ़ी साल पहले एक बार प्रोफेसर चोकर मेरे को आपकी एक मीटिंग में लाए थे, यहीं कहीं हुई थी, मुझे जगह नहीं याद है। तो उसके बाद ये मेरा दूसरा वो है मौका कि आपसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आउटसेट मैं ये कहना चाहूँगा कि योगेंद्र जी ने ब्रॉड फ्रेमवर्क आपको बताया कि हमारे क्या क्या इश्यूज अभी हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ और जो भी है, और जो व्यवस्था चल रही है अभी हमारे देश में। तो मैं फोकस करना चाहूँगा थोड़ा निटी ग्रिटीज़, नट्स एंड बोल्ट्स पर, और हो सकता है कुछ को थोड़ी जानकारी भी देने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट्स में और उसमें किस प्रकार से ये चीज़ें चली। तो कल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया गया था जोर शोर से, और प्रधानमंत्री जी का इंडिविजुअल मैसेज भी आया है सबको। ओके, हाँ, आई विल कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो बीच में, मुझे जैसा दीपक जी ने बताया था। तो मैंने भी आज सुबह आई रेड दैट लेटर विच ही इज रिटन टू ऑल। वो ईमेल पे बिल्कुल नाम के साथ आता है, डियर अनिल जी करके। आई डोंट नो आपने हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट। तो उन्होंने जो बातें रखी हैं वो अलग ही टाइप की कुछ है, अपने बारे में ही ज़्यादा बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो इतनी नहीं की। और जैसा कि इनका इस पार्टी की और गवर्निंग जो भी इनके संघ जो है, वो जिस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं चीज़ों को, परसेप्शन मैनेजमेंट पे ज़्यादा जोर रहता है, तो उसी प्रकार की चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी भी। तो आज का जो 3 फोकस पॉइंट्स दिए गए थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है, उसके ऊपर तो वी कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड देयर आर सो मेनी इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन दैट, बट फोकस is basically on the election commissioners appointment law, SIR and electoral voting system. तो मैं पहले यही लेता हूँ इलेक्शन कमीशंस का अपॉइंटमेंट का। जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड, ये 17 मई 21 को ADR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और जिसमें चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रथा के ऊपर संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, 324 और जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक टेनेट है उसका उल्लंघन बताते हुए हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दी थी। तो याचिका में ये तर्क दिया गया था कि केवल कार्यपालिका द्वारा ही ये नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में संस्थागत ढांचे को कमज़ोर करती है और लोकतंत्र के लिए खतरा बनती है। तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी एक ऐसी स्वतंत्र निकाय को दी जाए जो राजनीतिक और कार्यपालिका के हस्तक्षेप, मतलब इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं। तो ये मांग की गई थी कि चुनाव आयोग के जो खाली पद हैं उस पर नियुक्ति के लिए नाम सुझाने के लिए एकदम निष्पक्ष और स्वतंत्र कॉलेजियम या सिलेक्शन कमेटी का गठन होना चाहिए। और ये समिति, जो जैसे योगेंद्र जी ने भी बताया, इतनी रिपोर्ट्स हैं हमारी, पूरी विधि आयोग की 2015 की रिपोर्ट है, 255th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वाला जो 2002 की रिपोर्ट है, दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट है, बहुत से, उनमें सब में ये रेकमेंड किया गया था। क्योंकि आपको मालूम है इससे पहले कोई लॉ नहीं था जिसके द्वारा इलेक्शन कमीशंस को
पूरा जो सिस्टम है कि कैसे इलेक्ट करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो सब कुछ भी नहीं था। और ये इतने साल निकल गए, किसी भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। तो फाइनली 2 मार्च 2023 को 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नियुक्त किया गया और उसमें उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया जो आप सबको मालूम है, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। और जैसा योगिंदर जी ने बताया, मैं वही बताना चाहता हूँ कि ये जो भी कार्रवाई करते हैं वो लीगली रूट से करते हैं, ताकि आप उसको चैलेंज करेंगे तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इसमें भी इन्होंने ये किया। पहले 12 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में ये इन्होंने विधायक लाए, फिर वो लोकसभा में पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट ने उसको वो कर दिया और उसके ऊपर फिर दोबारा से 6 जनवरी 2024 को एडीआर ने फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके इस जो लॉ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसको भी चैलेंज किया है। और वही आधार रखा गया था कि नया कानून न केवल चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्देशों को भी अफेक्ट करता है या न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि चीफ जस्टिस को निकाल के उन्होंने एक और कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया था उसमें। तो उसके बाद आप सबने देखा होगा न्यूज़ में 9 मार्च 2024 को एक अजीब सी घटना हुई, जिसमें एक नए चुनाव इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल को अपॉइंट किया गया था और वो 48 घंटे के अंदर अपॉइंट किया गया था। वो सैटरडे संडे को अपॉइंट किया गया था। फ्राइडे को उन्होंने आईएएस से रेजिग्नेशन दिया, वो सर्विंग आईएएस ऑफिसर थे, और फिर उनको नियुक्त कर दिया गया। तो उसको भी हमने अपनी इसमें वो किया था चैलेंज। और क्योंकि दूसरे जो आयुक्त थे सतीश चंद्र पांडे वो रिटायर हो रहे थे, तो ये हालत रह गई थी कि एक ही इलेक्शन कमिश्नर रह गया था। और जिस प्रकार से फिर सिलेक्शन कमेटी बैठी और किस प्रकार से चुनाव, ये जो 2 अभी और हैं, नए हैं जो बने थे बाद में, किस तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ, वो एक अजीबोगरीब ही कहानी थी। तो 12 मार्च को विपक्ष के नेता अधीर रंजन को एक लिस्ट दी गई शॉर्ट लिस्ट करके, और उसको 13 मार्च को पहली बैठक हो गई। उसमें 200 उम्मीदवार की सूची उनको पकड़ा दी गई और उन्हें टाइम नहीं दिया गया उसको देखने के लिए भी। 14 मार्च को ये लिस्ट दी गई और उसमें से 2 उम्मीदवार ज्ञानेश कुमार और सुबीर सिंह संधू का चयन कर लिया गया। तो विपक्ष के नेता को ये सूची मीटिंग से 10 मिनट पहले दी गई। तो बेसिकली फेट अकम्पली था, वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज 2:1 हो जाता है उसमें जब 3 लोग होते हैं। तो 15 मार्च 2024 को हमने ये जो 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स बने, इसके अगेंस्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी और कहा कि ये इनका जो आपने अपॉइंटमेंट किया है ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उसके ऊपर कुछ सुनवाई हुई और वो मामला अभी भी लंबित है कोर्ट में। अब आप देख रहे हैं उसका असर कि क्या हो रहा है। तो मतलब ये सिस्टमैटिक तरीके से सोच समझ के देख ही रहे हैं। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए थे उसमें उन्होंने बोला कि इस पर गहरी चिंता प्रकट की और कहा कि ये नियुक्तियां तब तक की और ये देखा कि ऐसी नियुक्तियां तब तक की जानी चाहिए जब उम्मीदवारों के सभी विवरण और जानकारी चयन समिति के सभी सदस्यों के बीच में साझा की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये ट्रांसपेरेंट मैनर में होनी चाहिए और जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाना चाहिए इस प्रक्रिया में। और बट क्योंकि उस टाइम 18वें लोकसभा के इलेक्शन होने वाले थे, तो जैसा आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट फिर दखल नहीं देता जब भी कभी इलेक्शन वगैरह हो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। तो मामला बस ऐसे ही लटका हुआ है और फिलहाल स्थिति यह है कि हम फरवरी से प्रशांत भूषण जी हमारे लॉयर हैं, वो कई बारी कोर्ट में रिमाइंड कर चुके हैं, बोला है, लेकिन अभी तक
सुनवाई की डेट नहीं हुई है। वो उसमें आता रहता है कि अभी जैसे अगली सुनवाई की डेट 11 दिसंबर बताया गया है, लेकिन सुनवाई होगी कि नहीं होगी वो मालूम नहीं। तो ये था पहला हिस्सा। दूसरा, अभी SIR के बारे में जोगेंद्र जी ने काफ़ी कुछ बता दिया है, और आपको मालूम ही है, मेरे को भी वो सुनवाई में फिजिकली तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ऑनलाइन हम भी देखते हैं जब भी होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसकी डिटेल्स आपको मालूम ही है कि किस तरीके से ये चल रहा है। ADR ने सबसे पहले याचिका दायर की थी, उसके बाद कई पार्टीज उसमें आ गई थी, और अभी जब इन्होंने ये 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का ऑर्डर निकाला है इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद तो बहुत सारे और भी लोगों ने इसमें याचिका दायर कर दी है। बिहार में तो ADR, RJD, कांग्रेस, AIMM, CPIML और योगेंद्र जी ने किया था, और अभी तमिलनाडु में DMK, CPIM, AIADMK सब ने कर दिया है। पश्चिम बंगाल से तमिल जो अपनी TMC है उन्होंने याचिका दायर की है। पुडुचेरी में भी इनकी इसके खिलाफ याचिका दायर की है। केरल की गवर्नमेंट ने भी फाइल की है, और CPIM और IUML वगैरह जो है उन्होंने की है। उत्तर प्रदेश से बाराबंकी के निर्वाचन क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के हैं सांसद तनुज पुनिया, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट याचिका। तो इतनी याचिकाएं, अब कल ये पहला दिन था 26 तारीख को जब ये सुनवाई हुई, तो वो सारी की सारी कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इनको अभी हम अलग से देखेंगे। बट मेन चीज़ जो SIR की हियरिंग्स अभी तक हुई हैं उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा मेन मुद्दा था ADR की उसमें कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है। वो उसको घुमाए जा रहे हैं जलेबी की तरह, कभी आधार कार्ड पर अटक गए, कभी किस पे अटक गए, कभी किस पे अटक गए। तो कभी कि जी वो 65 लाख के वो कराओ, ये कराओ, नाम बताओ, वो सब उसी में उलझे हुए हैं अभी तक। और जैसा योगेंद्र जी ने शुरू में कहा था जब मैं आया था कि मुझे भी यही लगता है, इसका होना हुआ कुछ नहीं है, ये इसको ऐसे ही चलता रहेगा, इसको घुमाते रहेंगे, इलेक्शंस होते रहेंगे। मेन चीज़ यही है कि हमने बहुत सारी जो अब बिहार में ही कितनी विसंगतियां देखने में आई थी, बहुत अलग अलग टाइप की चीज़, आप सबको मालूम है, मैं नहीं बताना चाहता। और अभी जो अब दूसरे पूरे प्रदेशों में शुरू हो गया, आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। इतना कम समय दिया जा रहा है कि ये ठीक प्रकार से किया जाना नामुमकिन है। और आप देख रहे हैं कि BLOs वगैरह सुइसाइड्स कर रहे हैं, इतने प्रेशर में हैं वो लोग। उसका भी कल जिक्र किया गया कोर्ट में, लेकिन कोई उसको सीरियसली ही नहीं ले रहा इस चीज़ को। और इलेक्शन कमीशन है कि वो हर रोज़ बुलेटिन निकालता है कि आज 90% हो गए जी फॉर्म जमा, आज 95% हो गए, आज 99। वो कैसे जमा हो रहे हैं ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। और अभी एक उसके साथ नया स्कैम भी चल रहा है, वो OTP वाला। वो रात को 1 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, अब वो जो साइबर क्राइम वाले लोग हैं वो भी लग गए हैं इसमें कि चलो OTP के चक्कर में वो बंदे का मोबाइल का वो लेके उसको हैक कर दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स ये OTP मांगते हैं देर सवेर, कभी भी, जब भी। तो इतने प्रेशर में वो बंदे अपना नॉर्मल नौकरी भी कर रहे हैं, ये तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। और इतने 100 इन्यूमरेशन फॉर्म फिजिकली जाके देना, भरवाना, वापस करना, अपलोड करना, कैसे कर सकते हैं? बट बिहार में भी उन्होंने धक्काशाही से ये किया, और अभी ऐसे ही बाकी स्टेट्स में भी चल रहा है। और जो हमने प्रशांत भूषण जी ने कोर्ट में वो रखी थी दलीलें और क्वेश्चंस और एफिडेविट, क्योंकि हर एक चीज़ के इलेक्शन कमीशन के जो लॉयर्स हैं वो एक तो कटाक्ष मारते हैं ADR के ऊपर जब भी मौका मिलता है, कोई लॉजिकल बात नहीं करते, बस वही कहते हैं ये दिल्ली में बैठे हुए ये कर रहे हैं, ये बिहार जाके देखें क्या हो रहा है ग्राउंड। और बिहार में तो बतेरी लोग देख रहे हैं ना, उनकी कौन सी सुन रहे हो आप? तो बहुत सारी चीज़ें जो, मतलब मेन चीज़ जो है ट्रांसपेरेंसी इज नॉट देयर। जो 65 लाख वोटर 3 लाख का जो डिटेल्स मांगे थे वो आज तक नहीं दिए गए हैं। तो कैसे पता लगेगा कि किसका कटा है, किसका वो एक्चुअल मरे हैं, नहीं मरे हैं, क्या है?
योगेंद्र जी ने, प्रशांत जी ने कोर्ट में लाके खड़े कर दिए थे बंदे कि ये इनका मृत्यु वाली लिस्ट में है, ये देख लो ये हाजिर है। तो कहते हैं ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार गलती से और ऐसे। तो जब इस तरीके से सीरियसली ही नहीं लिया जा रहा है इसको, तो इस पूरी जो इशू मेन जो बता दिए आपको उनका मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की भी कमी है। बट समस्याएं तो बहुत है। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो किसी के पास कहाँ से आएंगे? वो उस टाइप के डॉक्यूमेंट्स, माँ का, बाप का, फलाने साल से बाद में दो, वो 2000 फलाने 3 की या 4 की वोटर लिस्ट में आपके पास फादर का नाम था कि नहीं था, उस टाइप की चीज़ें कहाँ से लाएं? उन्हें रोटी रोजी कमानी है रोज़ की, है वो इस धंधे में लगे रहेंगे। और अगर किसी को बोलते हैं वो पैसे मांगते हैं, उनके पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, वो उनको रिश्वत कहाँ से देंगे? तो विसंगतियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं और वो आप सबको मालूम है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। बाकी ऐसी चीज़ें जो इनके पास कैपेबिलिटी है वो नहीं करना चाहते। डी डुप्लीकेशन का एक सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन के पास है, उसको आप लगाओ तुरंत पता लग जाएगा कि कितने डुप्लीकेट वोटर हैं। वो कहते हैं वो हम नहीं लगाएंगे। पीछे आपने देखा था जब ये महमूद प्राचा ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस जीत लिया था कि भाई मुझे वीडियो वो दिखाओ पोलिंग बूथ्स की डिटेल, उसके तुरंत बाद इन्होंने लॉ निकाल दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नॉट रिक्वायर्ड, वो सारी डिलीट कर दी। हमारी एक एडीआर की याचिका पुरानी चल रही है जिसमें हमने ये बोला था कि आप सबको मालूम होगा जैसे पिछले इलेक्शन जो हुए, इलेक्शन कमीशन की डेटा उन्हीं की वेबसाइट से 543 कंस्टिट्यूएंसीज में से सिर्फ 538 कंस्टिट्यूएंसीज के वोट पोल्स वर मैचिंग विद दी वोट्स काउंटेड। सिर्फ 5 में मैच कर रहे थे, बाकी 538 कंस्टिट्यूएंसी में मैच नहीं कर रहे थे। और डिफरेंस कहीं पे 100 का, कहीं पे 1000 का, कई हजार का। उसका कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन तो जैसे लाइक ए ब्लैक होल, वहां पे आप कोई चिट्ठी लिख दो, ईमेल डाल दो, कुछ कर दो, उसका जवाब नहीं आता। तो कोर्ट में भी ये चीजें जब हमने बताई तो उन्होंने एक नया रूल निकाल दिया इलेक्शन कमीशन ने कि वीवीपैट को, उसका एक रूल था, इन्हीं की अपनी गाइडलाइन है ये, कि 6 महीने तक उनको सुरक्षित रखा जाएगा कि कोई इलेक्शन कमीशन पिटिशन आती है तो उनकी जरूरत पड़ सकती है मैच करने के लिए, तो उन्होंने वो निकाल दिया, वो सारी डिस्ट्रॉय कर दी। हमारी पिटिशन चल रही है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अभी, वो सारी वीवीपैट डिस्ट्रॉय कर दी। तो इस तरीके की ये कार्रवाई करते हैं तो क्या दिखाता है कि पारदर्शी, मतलब कुछ तो दाल में काला है ना, तभी ये सब ऐसी कार्रवाई करते हैं। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, लास्ट जो हियरिंग हुई थी नवंबर में, तो प्रशांत जी ने हमारी तरफ से जो उठाए थे कि चुनाव आयोग को निर्देश दें कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। कुछ नहीं हुआ। चुनाव आयोग को निर्देश दें कि उसका जो प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी उसकी एक समय सीमा निर्धारित करें और उस दिन उन मतदाताओं को मशीन से पढ़ी जाने सके वाली, जिसको मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट वो पहले होती थी, वो इन्होंने बंद कर दी। वो कहते हैं कि आपको क्या जरूरत है देखने की। मतलब इलेक्शंस का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में वो है। जनता का वी कॉल आवर सेल्स कि भाई हम चूज करते हैं गवर्नमेंट को, हम मालिक हैं, वो सेवक हैं, कहते भी हैं, बट है क्या ऐसे? तो चुनाव आयोग के निर्देश दें कि वे एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं की नागरिकता, मेन मुद्दा ये है, इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव द राइट टू डिटरमिन द सिटीजनशिप। मेन मुद्दा ये है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हुआ है। अब कब होएगा पता नहीं, आज भी होएगा कि नहीं, कहा तो है कि करेंगे। ये सबसे मेन मुद्दा है। एनीवे, इसके ऊपर एसआईआर के ऊपर मैं यहीं वो करता हूँ। मैं कुछ जनरल पॉइंट्स अभी, अच्छा हाँ, तीसरी चीज़ थी
नेशनल इलेक्ट्रल सिस्टम। तो मैंने ये ढूंढ के प्रोफेसर चोकर का ही एक आर्टिकल निकाला है जो पब्लिश हुआ था डेक्कन हेरल्ड में या किसी में 30 दिसंबर 2024 को, और उन्होंने ये ईवीएम के ऊपर लिखा था। अगर आप चाहेंगे तो मैं ये ईमेल भी आपको भेज दूंगा अगर आप शेयर करना चाहें। तो उन्होंने यही कहा था इसमें कि भाई इलेक्शन ईवीएम के ऊपर बहुत डिबेट है कि ईवीएम में गड़बड़ है, ये कर दो वो कर दो फलाना। उन्होंने कहा ईवीएम्स नहीं है खाली, इट इज ए नेशनल इलेक्ट्रल वोटिंग सिस्टम, इट इज ए सिस्टम। और उसमें जैसा थोड़ा सा इन्होंने भी, योगेंद्र जी ने भी डिस्कस किया था, तो उन्होंने ये बताया कि सबसे उन्होंने एक चार्ट बनवाया था हमारे से, वो हमने उनको दिया था और वो प्रिंट भी हुआ इसमें। उसमें ऊपर सारा था क्राइम मनी ऑफ ऑल का नहीं देखना है। तो वोटर रोल में क्या आता है, प्रेपरेशन एंड रिविजन ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स, और उसमें एडिशंस डिलीशंस, जिसको ये प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल पाते हैं। शेड्यूलिंग में क्या आता है, डेट्स और फेजेस। अब आपने देखा होगा कि जब से ये लोग आए हैं, जो पहले इकट्ठे चुनाव होते थे 2 स्टेट्स के या 3 स्टेट्स के, वो अलग अलग कर दिए। लोकसभा में उनको जोड़ दिया, जहां पहले एक फेज में इलेक्शन होता है उसको 7 फेज में कर दिया। वो सब क्यों, उसके पीछे वजह होती है कुछ। वो एक तो होता है कि उनका दौरा किस तरीके से शेड्यूल, मतलब इलेक्शन कमीशन उनके शेड्यूल के हिसाब से आपका वोटिंग का शेड्यूल बनाता है।